हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आपका पेपर नंबर 10। देखो, आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो आपका लॉ है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो ये आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो कोई स्टूडेंट ने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया, उनकी क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये टोटली फ्री रहने वाला है, यूट्यूब पे रहने वाला है। नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स देखने हैं, व्यू एक्सेस आपको मिल जाएगा ओनली 99 के अंदर। कहां पर? कॉमर्स एजुकेटर्स की एप्लीकेशन पे। अगर कोई मोबाइल से देखना चाहता है तो यस, प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, और अगर कोई लैपटॉप से देखना चाहता है, पीसी से देखना चाहता है, तो हमारी वेबसाइट www.commerceeducators.com पे जाकर डायरेक्ट वो वेबसाइट के थ्रू भी क्लासेस देख सकता है, नोट्स देख सकता है। ठीक है, चलो सर, आज क्या करें? बताया ना मैंने, पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। वही एग्जाम ओरिएंटेड बैच, पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगा, देन ऑडिटिंग आएगा। ओके, चलो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स के बाद पहले ऑडिटिंग बीच में आ जाए, फिर वापस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आ जाएगा। लेकिन हाँ, रहेगा एक ही। ऐसा नहीं है कि हाँ कॉर्पोरेट भी चल रहा है, ऑडिटिंग भी चल रहा है। रहेगा एक, कभी कुछ कभी कुछ, एक दिन एक ही वीडियो अपलोड होगा। ओके, चलिए अब देखो। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ डेज अल्टरनेट पे हो सकता है, उसके बाद ये भी रेगुलर हो जाएगा। जैसे पहले एफए अल्टरनेट पे था, फिर वो रेगुलर हो गया, वैसे ये भी कुछ टाइम में रेगुलर हो जाएगा। ओके, तो फटाफट से क्या कर लेना है, अपने को सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब चैनल को, और क्या कर लेना है, नोट्स के व्यू एक्सेस के लिए फटाफट से जाके अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है कॉमर्स एजुकेटर्स, उसको डाउनलोड कर लेना है। चलो अब देखो, फटाफट से हम बात करते हैं। आखिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, जिसमें हम बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि ऑडिटिंग जो है ना, वो मैम पढ़ाएंगे। जो ऑडिटिंग है वो मैम पढ़ाएंगे। ओके जी, हाँ जी, ऑडिटिंग जो होगा वो मैम पढ़ाएंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो मेरा रहेगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, 50 मार्क्स का ये पोर्शन रहने वाला है। इसमें क्या क्या चीजें कवर रहने वाली है टोटल, अगर हम मॉड्यूल के हिसाब से बात करें तो 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और हर पार्ट को 10 नंबर दे रखा है। हर पार्ट को 10 नंबर इन्होंने अलॉट कर रखा है। कौन कौन से है वो 10 नंबर? देखो, सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 है, आपके नाम इसी तरीके से गिवन है। इस बार सेक्शन, इस बार मॉड्यूल में गिवन है। जैसे एफए में तो क्या दे रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड ई एंड एफ। ओके, यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल 1 2 3 4 5। तो मॉड्यूल 1 के अंदर क्या क्या आएगा? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसमें क्या क्या है ये टॉपिक्स रहे साथ में। देखो क्या कितने सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं तुमको। इश्यू, फोरफीचर, री इश्यू, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, बायबैक है, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है, ईएसओपी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है। तो ये सारा कंप्लीट टॉपिक आपके यहाँ रहने वाला है। और वो भी पता है कितने मार्क्स के लिए? सिर्फ 10 नंबर के लिए, सिर्फ 10 नंबर के लिए। अब बच्चे गलती पता है क्या करके जाते हैं, सर इतना सब कुछ कौन पढ़ेगा 10 नंबर के लिए, है ना? माथा खराब है क्या जो इतना अ, सारा पढ़ेंगे हम सिर्फ 10 नंबर के लिए? भैया 10 नंबर कम दिखते हैं क्या तुमको? ठीक है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, होशियारी मारते हैं। क्या होशियारी मारते हैं? एफए के अंदर भी मैंने देखा है, अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं कि जर्नल लेजर क्या पढ़ना है, ठीक है, सबसे बुक क्या पढ़ना है। अरे भैया, तुमको अगर वो नहीं आएगा तो फिर रेक्टिफिकेशन कैसे आएगा? तुमको नहीं आने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन कंप्लीट आता ही आता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, ये सब बेसिक चीजें अगर तुमको नहीं आई ना, तो भूल जाना कैश फ्लो स्टेटमेंट, भूल जाना कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अब कोई सोचे मैं तो ना डायरेक्ट जाके कैश फ्लो ही पढ़ लेता हूँ, नहीं हो सकता यार ऐसे। कोई हलवा तोड़ना होता है, कोई पढ़ाई पढ़ाई करना है तो सिस्टमेटिक वे फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन मैनर में आपको पढ़ाई करनी होती है। ऐसा मुंह उठा के कुछ भी उठा लेना टॉपिक्स नहीं जी, ये टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके पहले स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे कि अच्छा पास होने की स्ट्रेटेजी क्या है। किसी ने बता दिया हाँ ये चैप्टर देखो, ये 14 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है, और इसमें से 20 मार्क्स के बनते ही बनते हैं, हम उठा के उसको पढ़ने लग जाते हैं। अरे पढ़ने का एक ऑर्डर होता है, पढ़ो उस ऑर्डर से तब जाके वो आएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, जिस ऑर्डर से पढ़ाया जाए उसी ऑर्डर से पढ़ना। टाइम लगेगा, 7 चैप्टर हैं, टाइम लगेगा, 10 नंबर के होंगे, पहले यही पढ़े जाएंगे, है ना? सर फिर हम नहीं पढ़ेंगे। भैया पढ़ना है तो लाइन से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ा है,
ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो आता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। P&L बैलेंस शीट है। अब ये P&L बैलेंस शीट के लिए भी मैं तुमको एक हल्का सा बता दूं कि अगर किसी का FA के अंदर P&L बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट ढंग से पढ़ा हुआ है तो उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि यार सारे कॉन्सेप्ट तो वही है, FA वाले ही हैं। बस यहाँ पे कंपनी का फॉर्मेट ही तो हमको देखना है कि कंपनी का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है P&L बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का, बाकी रूल्स थोड़ा ना चेंज हो गए, वही FA के फाइनल अकाउंट्स वाले रूल हैं। तो जब आप, मुझे लगता है जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा ना तब तक FA के अंदर फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा, तो वहां पे फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा, उसके बाद तुम यहाँ पे आके ये पढ़ना, समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि इसका बेस केवल ये, नहीं, FA का फाइनल अकाउंट वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब मैं तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा दूं, कौन सा, मेनली कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाला, NPO जरूरी नहीं है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाला जब पढ़ा दूं उसके बाद ये वाला चैप्टर तुमको पढ़ना होता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है और FM के अंदर भी है, इधर पढ़ोगे दोनों जगह काम हो जाएगा, यहाँ ही पढ़ाऊंगा दोनों जगह काम हो जाएगा। यहाँ जब पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा कि भैया ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है और FM के अंदर भी कॉमन है, सेम वीडियोस अपलोड रहेगा, ठीक है? तो कोई ऑब्वियसली दोनों ही आपके सेकंड ग्रुप में ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक जगह पढ़ के जाओगे दूसरी जगह अपने आप हो जाएगा, पेपर नंबर 10 में पढ़ के जाओगे 11 वाले पेपर में अपने आप पढ़ा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मॉड्यूल 4 बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, 3 कंपनीज की अकाउंटिंग सिखाया गया यहाँ पर। तो पहले हम बैंकिंग पढ़ेंगे, फिर इंश्योरेंस पढ़ेंगे और फिर फालतू का सा एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी हम पढ़ेंगे। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमको रट के जाना होता है और कुछ नहीं है। बाकी इसमें समझना जितना होता है उतना ही रटने वाला पार्ट भी होता है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर। बैंकिंग में ऐसा रटने का कोई सीन नहीं है, बैंकिंग में नॉर्मल कंपनीज के जो भी बैंकिंग कंपनीज के नॉर्म्स होते हैं उसके बेसिस पे हमको अकाउंटिंग करना होता है। फिर आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, इंड एयर्स। ये देखा जाए तो आपकी फाइनल की शुरुआत हो रही है, फाइनल की शुरुआत हो रही है, और यहाँ पे जो इंड एयर्स है ना, तुम केवल इंटर के लिए मत पढ़ना, ये तुमको मैं बता दूं, इसी बार CFR के पेपर में इंडेस 2 का क्वेश्चन आया था और इंडेस 33 का क्वेश्चन आया था। मतलब सर 2 MCQs पूछ लिए गए थे इससे, और हमने कहा ओ ये तो इंटर के इंडेस है, हमको कैसे आएंगे? ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं भैया तुमको यहाँ पढ़ के आए हो ना, मतलब तुमको याद है तो वहां पे भी काम आएगा, तो ये पोर्शन काफी अच्छे से मन लगा के अपने को पढ़ना होगा, ठीक है? क्लियर? तो ये सब 10-10 नंबर के हैं टोटल, सब के सब क्या है, 10-10 नंबर के हैं, कोई ज्यादा मार्क्स का अलोटेड नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली 50 नंबर की जगह आपका पेपर क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा ना। अगर मैं पेपर की बात करूं, ठीक है ना, तो पेपर एक आपको दिखा देता हूं, पेपर भी दिखा देता हूं। देखो अगर पेपर की बात की जाए दिसंबर 2025 में क्या आया था, तो दिसंबर 2025 का पेपर ये रहा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। कैसे रहने वाला है वो देखो, सेक्शन ए कंपल्सरी है, वही 15 MCQs और कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। तो देखो कौन कौन सा, अगर हम बात करें अकाउंटिंग से था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 क्वेश्चन आपके किससे थे, 9 क्वेश्चन आपके थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मतलब 9 × 2 18 नंबर का तो MCQ आ गया तुम्हारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता जाऊं 18 का तो MCQ आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मौका मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ये कंपनी अकाउंट्स का है, ठीक है जी, कंपनी अकाउंट्स का कौन सा, बायबैक का है, बायबैक का क्वेश्चन आया था। फिर उससे सेकंड बी की बात करूं अगर मैं, तो बी के अंदर ये जो क्वेश्चन आया था रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आ गया था। तो मतलब वाओ, एक बायबैक का क्वेश्चन भी दे दिया इन्होंने और रिडम्पशन का क्वेश्चन भी दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है कि बायबैक भी दे दे और रिडम्पशन, क्योंकि दोनों के जो प्रोविजंस होते हैं, दोनों की जो एंट्रीज होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स का यहाँ पर तुमको, ये लो जी, कंपनी अकाउंट्स का मिल गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड
थर्ड के अंदर क्या मिलेगा, थर्ड का जो क्वेश्चन होता है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन आता है और किसका आता है, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है। मतलब सर वो जो आप 10-10 नंबर का वेटेज बता रहे थे वो 10-10 नहीं है, 14-14 हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो सेकंड क्वेश्चन करूंगा तो ऐसा तो नहीं ना ए करके आऊंगा बी करके नहीं आना है, मेरे को आना ही पड़ेगा ना। अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन ऑप्ट कर लिया है करने के लिए तो मुझे करके आना पड़ेगा। तो 14 और 14 ठीक है, मतलब हमारा जो मॉड्यूल 1 है 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया और मॉड्यूल 2 से भी 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। अब मॉड्यूल 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपके मॉड्यूल 4 से दिया गया है। बैंकिंग कंपनीज का 7 नंबर का क्वेश्चन है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, ये लो जी 14। उसके बाद अगर हम जाएं फिफ्थ क्वेश्चन पे, तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इंडेक्स 33 ईपीएस का, इंडेक्स का क्वेश्चन हो गया 7 नंबर का। और बी वाला जो पोर्शन है वो इंडेक्स 2 है 7 नंबर का, अगेन 7 और 7 14 नंबर। ये क्या आ गया, ये इंडेक्स से रिलेटेड आ गया। सर कैश फ्लो वाला नहीं आया इस बार, नहीं इस बार इन लोगों ने थोड़ी बदमाशी कर दी। कैश फ्लो के क्वेश्चन ऊपर एमसीक्यूज में तो गिवन थे बट यहाँ पर नहीं दिया, मतलब सर वेटेज का कोई ठिकाना नहीं है, नहीं वेटेज का कोई ठिकाना नहीं है। फिर उसके बाद जो 3 क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, ये दे दिए तुम्हारे ऑडिट के, ठीक है 14-14 और 14 के, ठीक है सॉरी हाँ ठीक है 14-14 और 14 के। ओके, तो मतलब सर अगर देखा जाए तो कंपनी अकाउंट्स की बात की जाए कि अगर हम सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में 4 क्वेश्चन हमारे पास कंपनी अकाउंट्स के रहते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रहते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू की तो चलो अच्छी बात है, उसके अलावा 4 क्वेश्चन हमारे क्या रहते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रहते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ के चला जाए तो 18 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 74 मार्क्स का ये रहता है। 74 मार्क्स यहाँ पर उसके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 50 नंबर का वेटेज है ना, बट ये 74 हो जाएगा किसी को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पसंद है तो। और कहता है नहीं जी मेरे को तो ना थ्योरी पसंद है, मेरे को तो ना थ्योरी पसंद है सर, मैं तो है ना थ्योरी करके जाऊंगा, मुझसे नहीं होता ये। तो उसके 12 नंबर अभी ऑडिट के उसके आते हैं प्लस 14 14 और 14। नहीं जी सर मेरे को कहाँ प्रैक्टिकल आता है, मैं थ्योरी का बंदा, थ्योरी खूब सारा लिखवा लो मुझसे। 54 मार्क्स का उसका ऑडिटिंग का पेपर रहता है यहाँ पर, 54 मार्क्स का। तो ऑब्वियसली देखो वेटेज किसका ज्यादा रहा, कॉर्पोरेट का वेटेज ज्यादा रहता है बजाय ऑडिटिंग के। लेकिन क्या सर फिर हम ऑडिटिंग नहीं पढ़े, हम सिर्फ कॉर्पोरेट पढ़ लें 50 नंबर हमारा टाइम बच जाएगा? नहीं रे, क्या तुम ये सारे क्वेश्चन करके आ पाओगे एकदम करेक्टली? नहीं, जरूरी नहीं है ना। सर आपसे पढ़े आप ऐसी बात कर रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि सेम वहां पे जरूरी नहीं है कि हमको सारे क्वेश्चन क्लिक करें। मान लो एक क्वेश्चन क्लिक नहीं किया, मान लो एक क्वेश्चन क्लिक नहीं किया, तो अब हमें क्या करने होंगे, अब हमें क्या करने होंगे, 3 क्वेश्चन तो इसके करने होंगे और 2 क्वेश्चन ऑडिट के भी तो करने होंगे ना। तो ऑडिट को भी अपने को पढ़ना है, कॉर्पोरेट को भी अपने को पढ़ना है बढ़िया से, और ये पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा अगर आपने कॉर्पोरेट और ऑडिटिंग दोनों अच्छे से पढ़ लिया है, 100 मार्क्स अच्छे से कवर कर लिया है। तो चॉइसेस अच्छी है यहाँ पर, क्वेश्चन पेपर अच्छा बनता है, मतलब कोई टफ नहीं बनता। चॉइसेस हो गया ना, एक थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर हम अच्छा से करके आ सकते हैं। 70-80 कहीं नहीं जाएगा, 94 तक आए हुए मेरे स्टूडेंट के, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसके अभी रैंक आई थी कनिका, AIR 3 है उसके 92 मार्क्स हैं, SFM के अंदर फाइनल के अंदर CMA बन गई है, उसी के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 94 मार्क्स भी आए थे। और उसके नहीं 80 प्लस में बहुत लोग हैं, 80 प्लस में बहुत लोग हैं जिसके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर 80 प्लस है। और कनिका भी क्या करके आई थी, मेनली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके आई थी। उसने कहा था सर मैं एक क्वेश्चन सिर्फ ऑडिटिंग का करके आई थी, बाकी सब मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ही किए थे। तो देखो प्रैक्टिकल में नंबर बनने का चांस तो रहता है, लेकिन आना तो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि 74 मतलब 4 क्वेश्चन कॉर्पोरेट के करके आ जाओगे, एक क्वेश्चन ऑडिट का करके आ जाओगे, काम बन गया, मस्त नंबर आएंगे। हाँ किसी को लगता है कि मेरे को थ्योरी अच्छा लगता है, थ्योरी में कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट मुझे कम समझ में आता है, तो ठीक है, फिर क्या करना होगा, फिर उसको 3 क्वेश्चन थ्योरी के अटेम्प्ट करके कोई भी 2 क्वेश्चन कॉर्पोरेट के लेने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट से बच नहीं सकते तुम लोग, ठीक है। चलो तो ये मैंने एक बता दिया है कि भैया वो 50 नंबर मत समझो,
समझने के लिए वो 70 मार्क्स तो एटलीस्ट समझो। चलो 2 एमसीक्यूज इस बार ज्यादा आ गए, कोई बात नहीं है, 70 मार्क्स को मान के चलो कि आप देख सकते हो आराम से। एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, 14 मार्क्स इसमें से हटा दीजिए। वैसे तो 14 मार्क्स इसमें से अगर मैं हटाऊं तो भी 60 नंबर का बचता है, 60 मार्क्स का फिर भी बचता है, बाकी ऑडिट करके आएंगे। समझ में आया ना? चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, पेपर पैटर्न वही है, देख लिया तुम लोगों ने, वही 15 एमसीक्यूज 30 नंबर के, और वही आगे 7 में से और कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है इस सिलेबस 22 के अंदर कि ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट और ऑडिटिंग को अलग अलग कर दिया। पहले कोई जमाने में ऐसा पेपर आया करता था कि 50 नंबर पहले कॉर्पोरेट के एमसीक्यूज और उसके ऑल्टरनेट में आपको सेलेक्ट करने होते थे, फिर ऑडिटिंग में सेलेक्ट करने होते थे कि उनमें से कौन सा क्वेश्चन करना है। तो वहां हम बाउंड हो गए कि ऑडिट में से ही अल्टरनेट सेलेक्ट करना है और कॉर्पोरेट में से ही अल्टरनेट सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, कॉर्पोरेट और ऑडिटिंग दोनों साथ में आ रहे हैं, उसी में आपको अल्टरनेट सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सिलेबस 22 की खास बात है, फटाफट से क्लियर कर लो इससे पहले कि न्यू सिलेबस आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया किसका, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, पेपर नंबर 10 का। अच्छा सर, पेपर नंबर 11 कोई पूछ रहा है तो मैं बता दूं, पेपर नंबर 11 उसके जो वीडियोस हैं मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पर नहीं रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे रहेंगे। तो पेपर नंबर 11 FMBDA का जिसको भी चाहिए वो फटाफट से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, वहां पे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, वो वीडियोस देख सकता है, नोट्स भी देख सकता है। सर हार्ड कॉपी चाहिए हमको, हार्ड कॉपी में बोल रखा है 15 मार्च तक अवेलेबल हो जाएगी, तो जिसको भी चाहिएगा 15 मार्च को मुझसे बात कर सकता है, हार्ड कॉपी उसको प्रोवाइड करवा दी जाएगी विद मिनिमम कॉस्ट जो भी रहेगा पर सब्जेक्ट का वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, क्लियर है वाली बात? हाँ सर क्लियर है। चलो, तो अभी के लिए आज इतना सही रखते हैं, छोटा सा सेशन था, सिर्फ ओवरव्यू मुझे देना था। ठीक है, चलिए सर, इंडेक्स कौन कौन से आएंगे? देखो वैसे तो नाम बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा याद रहने वाला है, जैसे जैसे पढ़ेंगे हम वैसे वैसे तुमको बताते चलेंगे। बाकी फिर भी एक बार नाम बताऊं तो इंडेक्स 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडेक्स 2 इन्वेंट्रीज। बहुत इंडेक्स जो आसान इंडेक्स होते हैं ना, वो तुम्हारे इंटर में डाल रखे हैं, फाइनल में आएंगे अच्छे वाले। इवेंट्स मतलब बहुत छोटे छोटे इंडेक्स हैं। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एम्प्लॉय बेनिफिट थोड़ा बड़ा हो सकता है, अर्निंग पर शेयर बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ईजी होता है इन्वेंट्री। ये दोनों इंडेक्स लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक इंडेक्स है 37 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट, बहुत छोटा सा, मतलब इंडेक्स है ना, ये कोई बड़े नहीं, आप ये मत सोचो कि बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट वाले इंडेक्स है। मतलब मान लो तुम अगर नोट्स में लिखवाया जाए ना, तो किसी का 1 पेज और किसी के 2 पेज में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, इतना छोटा छोटा इंडेक्स है ये। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कब, हमारी नेक्स्ट क्लास में, कौन से चैप्टर के साथ? इश्यू, फोरफीचर एंड री इश्यू। देखो काफी बच्चों को लगता होगा कि ये तुमको आता है, बट मैं अभी भी बोल रहा हूं नहीं आता है काफी बच्चों को, या आता है तो भूल गए हैं। आता है तो भी पढ़ लेना, आता है तो भी पढ़ लेना। मेरी नजर से क्या पता तुम्हें कुछ नया सीखने को मिल जाए, क्या तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, तो ये मान के चलना आपको क्लासेस लेनी चाहिए। अगर मूड बना ही लिया एग्जाम देना ही है तो सारी क्लासेस लो, कोई भी चैप्टर मत छोड़ो, किसी को छोटा या किसी को बड़ा मत आंको, ठीक है ना, वरना कोई तुम्हें भी छोटा और किसी और को बड़ा देख सकता है। समझ में आया? कोई छोटा बड़ा मत देखो, सब पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, 100 मार्क्स का पढ़ना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है और कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। मतलब ना तो यहाँ से कुछ छोड़कर जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है, और ना ही एग्जाम में कुछ छोड़कर आना है, मतलब वहां पे सब कंप्लीट पेपर आपको करके आना है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड